यस। जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे, दीपक सर एस्पेक्ट रेशो, फिल्म मेकिंग के जो फंडामेंटल्स के बारे में हम बहुत बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया। उसके अलावा रील्स के बारे में दीपक सर ने अपने को बताया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शूट कैसे करना चाहिए। शूट्स के लिए जो लॉन्ग एंगल है, शॉर्ट एंगल है, ये सारी चीजें जब हमने उसमें देखी, तो ऐसे ही हमारा डिस्कशन और जो आज का जो सेशन है सिनेमेटोग्राफी के जो सेटिंग्स के ऊपर जो आधारित है, हम इसको ले रहे हैं। एस्पेक्ट रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपको रील्स बनाना है बट आपने कोई दूसरे एस्पेक्ट रेशो में उसको शूट किया है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है। तो यस, हम लोग बैक, लोग बैक। वी आर बैक। ओके। तो परफेक्ट सर। हमारी जो बात हो रही थी वो एक्सट्रीम, लाइक, सॉरी, देख पा रहे हो सर स्क्रीन? यस सर। हेलो, यस सर। ओके। तो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स मतलब कि जब आप वेडिंग हो या प्री वेडिंग हो या इवन कोई भी फिल्म बना रहे हो, जब कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका आप जो है एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट बना दो। जैसे मैंने बताया था, अभी अब बात कर रहे थे हम लोग कि अगर मैं मांग में सिंदूर का शॉट है तो उसका हम लोग बिग क्लोजअप या एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट बनाते हैं। रिंग सेरेमनी में रिंग पहनाते हुए जो शॉट बनाते हैं उसको एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट बनाते हैं। और इस तरह से जो भी मान लो मेहंदी हो रही है, मेहंदी में आप मान लो कि मेहंदी के वक्त ग्रूम का कोई जो है अल्फाबेट या कैपिटल लिखा जा रहा है तो उसको आप कैप्चर कर सकते हो। तो जो चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है या बहुत उसको इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ों को जब हम लोग कैप्चर करते हैं तो उसको हम लोग एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट से कैप्चर करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो कैमरा एंगल। तो 6 तरह के कैमरा एंगल होते हैं। एक होता है बर्ड आई, जिसको हम लोग आजकल ड्रोन शॉट भी बोलते हैं, बहुत टॉप व्यू से और हम लोग उसको कैप्चर करते हैं। नंबर 1, जिसको एरियल व्यू भी बोला जाता है और बर्ड व्यू भी बोला जाता है, जो लोकेशन को कैप्चर करने के लिए खास करके यूज होता है। नंबर 2 होता है लो एंगल। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में जब किसी कैरेक्टर को बहुत, इवन नॉट इन फिल्म, किसी भी कैरेक्टर को अगर बहुत पावरफुल दिखाना है तो आपको लो एंगल से कैप्चर करना चाहिए। किसी कैरेक्टर को, किसी भी बंदे को आपको पुअर दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है, तो आप कैमरे को हाई एंगल पे रखते हो। किसी बंदे को एवरेज दिखाना चाहते हो, जैसे कि न्यूज में, ना उसको ज्यादा पुअर दिखाना है, ना उसको ड्रामेटिक दिखाना है, ना उसको पावरफुल दिखाना है, तो आई लेवल पे कैमरा रखा जाता है। एक होता है वार्म एंगल, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन पैर के भी नीचे लेवल से अगर जब आप शूट करते हो तो उसको वार्म एंगल किया जाता है, जो सिग्नल फिल्म में एक बार आपने देखा होगा, कई सारे फिल्म। और कभी कभी टॉप एंगल यानी कि हेड लेवल से भी शॉट्स बनाए जाते हैं। तो अलग 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 6 प्रकार के एंगल्स होते हैं। और एक होता है जिसको बोला जाता है कैंटेड, मतलब जिसमें कैमरा तिरछा होता है। तो ये भी एक जो है एंगल होता है जिसमें कैमरा सीधा नहीं होता, थोड़ा सा तिरछा या क्रॉस होता है, जिसको बोला जाता है कैंटेड। जो अननेचुरल या जैसी ऐसी जो चीजें होती नहीं है, नेचुरली नहीं होती है, वैसी चीजों को दिखाने के लिए कैंटेड शॉट यूज होता है, जिसको हम लोग रशियन शॉट भी बोलते हैं। और ये शॉट आपने ज्यादातर देखा होगा सीरियल्स में दिखाया जाता है, जैसे कि कोई सीरियल में तुलसी का जो सीरियल था, तुलसी का तीसरा पति पांचवा पति आ गया, तो कैंटेड शॉट होगा, ढाई 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 ढाई। तो इस तरह से जो है एंगल्स बदल जाते हैं, जो नेचुरल नहीं होते। कुल मिलाकर 6 एंगल और आपके 8 शॉट होते हैं। एक शॉट और होता है जिसको बोला जाता है OTS, मतलब के ओवर द शोल्डर शॉट। दोस्तों, जब भी आप शूट करते हो, शूट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि अगर कपल को कनेक्टेड दिखाना है, एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाना है, तो OTS शॉट यूज होता है। दोनों को डिवाइड करना होता है तो फ्रंट एंगल, मतलब के सामने से शॉट क्रिएट किया जाता है। शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। मैं आपको कुछ शॉट्स इसमें अगर हो सका तो विजुअल्स भी दिखाऊंगा। ट्रैकिंग शॉट। ट्रैकिंग शॉट का मतलब होता है ट्रैकिंग, कई लोग उसको ट्रैक शॉट बोलते हैं, ट्रैकिंग भी बोलते हैं, डॉली भी बोलते हैं। दोस्तों, जब आप चाहते हो कि एज ए व्यूअर आपका इन्वॉल्वमेंट उस फ्रेम में ज्यादा हो, तो कैमरा आगे जाता है या पीछे जाता है, इसको हम लोग गिम्बल पे लगाते हैं। आजकल गिम्बल बहुत पॉपुलर है। तो कैमरे को गिम्बल पे लगा के जब हम शूट करते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रैक इन शॉट। उसको अगर मैं पीछे जाता हूँ तो उसको बोला जाता है ट्रैक आउट शॉट। अगर मैं कैमरे को लेफ्ट साइड चल लेके जा रहा हूँ तो उसको बोला जाता है ट्रैक लेफ्ट। अगर कैमरे को मैं गिम्बल के ऊपर लगा के राइट साइड जाता तो बोला जाता है ट्रैक राइट। मतलब कि हर शॉट का एक स्पेसिफिक नाम है और उसको इस तरह से यूज किया जाता है।
सबसे बड़ा फायदा ये होता है जब आप गिम्बल से शॉट्स बनाते हो तो बैकग्राउंड में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ट्रैकिंग शॉट्स कोई भी हो, चाहे ट्रैक इन हो, ट्रैक आउट हो, डॉली इन हो, डॉली आउट हो, कोई भी शॉट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके कारण आपके बैकग्राउंड में बहुत बड़ा फर्क आता है। बैकग्राउंड आपका दूर होता जाता है। चाहे कोई भी लेंस बनाओ, अगर आप ट्रैकिंग करोगे तो बैकग्राउंड दूर होगा, सब्जेक्ट आपके पास आएगा ध्यान से। और अगर आप ट्रैक लेफ्ट ट्रैक राइट करते हो तब भी आपका बैकग्राउंड में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। एक शब्द और होता है जिसको बोला जाता है पैन एंड टिल्ट। मतलब कि अगर आपका कैमरा ट्राइपॉड पे है और आपने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दिया, अब कैमरे को ट्राइपॉड पे ही आप ऊपर नीचे कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है टिल्ट अप टिल्ट डाउन। टिल्ट अप टिल्ट डाउन, नीचे करते हो टिल्ट डाउन बोला जाता है। कैमरे को अगर मैं लेफ्ट साइड घुमाता हूँ कैमरे को ट्राइपॉड के ऊपर, तो पैन लेफ्ट और पैन राइट, मतलब यहाँ पर कैमरे का हेड का मूवमेंट है, कैमरा खुद आगे पीछे नहीं हो रहा है, दोनों में फर्क है। तो ये इस शब्द को इस तरह से बोला जाता है। एक और सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जूम शॉट। अब जूम शॉट में क्या होता है, कैमरा वहीं होता है लेकिन लेंस को मैग्निफिकली टैली किया जाता है जिससे कि वो सब्जेक्ट आपके पास आता है। एज ए व्यूअर जब आप कैमरे को पास लेके जाते हो तो जो व्यूअर है वो सब्जेक्ट के पास आता है, लेकिन जब आप जूम इन करते हो तो सब्जेक्ट आपके पास आता है। जिसके कारण फर्क ये पड़ता है कि जो सब्जेक्ट जो बैकग्राउंड है, जूम इन करने पर बैकग्राउंड भी बड़ा हो जाता है और ट्रैकिंग करने पर बैकग्राउंड पीछे से दूर चला जाता है। ये थोड़ा सा फर्क है जो दिखने में बहुत विजुअली डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसमें अगर किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बातें ज्यादातर कहीं पे आपको सुनने भी नहीं मिलेगी कि एग्जैक्टली शॉर्ट का फर्क क्या पड़ता है। तो कोई अगर पूछना चाहता है शॉर्ट्स में क्या फर्क है, ट्रैक इन ट्रैक आउट, डॉली इन डॉली आउट, पैन लेफ्ट एंड राइट, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने देखा होगा सिनेमेटिक अगर फिल्म बनानी है, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको वेडिंग फिल्म बनानी है, प्री वेडिंग फिल्म बनानी है, तो कीप योर कैमरा ऑलवेज इन मूवमेंट। स्टेडी रह के शूट नहीं करना है। अगर आप स्टेडी रह के शूट करोगे तो वो सिनेमेटिक फील नहीं आएगी, उसमें वीडियोग्राफी की फील आएगी। आप लेंस देखो, सिनेमेटिक फिल्म चाहिए, फिल्म करना है तो तीन चार चीजें चाहिए। एक, यूज ऑलवेज फॉरग्राउंड, आपके फ्रेम में कोई ना कोई फॉरग्राउंड होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपका कैमरा ऑलवेज ट्रैक मोड में होना चाहिए, चाहे ट्रैक लेफ्ट आगे पीछे कहीं भी हल्की सी मूवमेंट पर मूवमेंट होनी चाहिए। नंबर तीन, ट्राई कीजिए कि आपका शूट फुटेज जो है उसको सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में कैप्चर करो, मतलब कि एटलीस्ट 2.8 या 1.8 या 1.4 पे कैप्चर करो, ट्राई करना है। जहां जरूरत है आप ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड भी ले सकते हो। और चौथा, ट्राई कीजिए ऑलवेज उसको रूल ऑफ थर्ड में कैप्चर कीजिए या रूल कंपोजिशन के रूल्स में लेके कैप्चर कीजिए, आपकी फिल्म बेहतरीन बन जाएगी। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी फिल्म जो है ना वो वाव फैक्टर नहीं लाएगा। आपने देखा होगा, आप बहुत सारी वीडियो फिल्म बनाते हो, वेडिंग फिल्म, आप बोलते हो यार उसने भी फलाना फलाना कैमरा यूज किया, मैंने भी वही किया, हम दोनों एक ही जगह पे थे, लेकिन उसकी फिल्म में मजा आ रहा है, मेरी फिल्म में नहीं आ रहा है। ऑलवेज कीप योर कैमरा इन मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी फिल्म पूरी जो फील है दिखने की वो बदल जाती है। और ज़्यादातर ये जो मैंने आपको जो 15 20 25 मिनट बताया ना कंपोजिशन, ये आपकी फील को बदल देगा। विजुअली कम्युनिकेट करता है, जब आप वीडियो को देखते हो, फिल्म को देखते हो, तो कम्युनिकेट होता है, बंदा देखने वाला उस चीज़ों को देखता है, समझता है, और ब्रेन उसको उस हिसाब से जो है विजुअलाइज करके एक्सेप्ट करता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। सिंपली कैमरा लेने से या दो लाइट चालू कर देने से आप सिनेमेटोग्राफी नहीं कर पाओगे, आपको कैमरे को ऑलवेज मूवमेंट में रखना है। तो ये इस तरह से काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ स्लाइड शेयर करता हूँ। ओवर द शोल्डर शॉट जो मैंने बात बताई, उसके बाद ओटीएस, ट्रैकिंग शॉट, पैन शॉट, जूम शॉट। शॉट्स को ब्यूटीफुल कैसे बनाएं जब हम प्री वेडिंग या वेडिंग का शूट करने जाते हैं, तो एट थर्ड डायमेंशन, मतलब कि किसी भी बंदे का फ्लैट सामने से प्रोफाइल कैप्चर मत कीजिए, हो सके तो 3 डायमेंशन से कैप्चर कीजिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो सामने से सीधा शूट मत कीजिए, कैमरा को यहाँ से शुरू करके यहाँ पर लेके जाइए, आपका शॉट जो है ड्रामेटिक लगेगा। लीडिंग रूम, तो आपको लीड रूम ध्यान में रखना है, नोज रूम को ध्यान में रख के ही कैप्चर करना है। रूल ऑफ थर्ड ऑफकोर्स बहुत फेमस है, उसको आपको मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों एक और रूल आता है जिसको बोला जाता है रूल ऑफ 180। रूल ऑफ 180 कैसे काम करता है, तो सरल भाषा में मैं बताऊं तो मान लो कि मेरे पास एक बंदा यहाँ पर है और एक बंदा यहाँ पर, दो लोग यहाँ पर खड़े, तो अगर मैं दो कपल यहाँ पे खड़ा, अगर मैं इस साइड से कैप्चर कर रहा हूँ तो मेरा कैमरा यहां से लेके यहां तक जाएगा, इसकी बाउंड्री उस साइड पार करके कभी नहीं जाएगा, नहीं तो वो विजुअली फंबल क्रिएट करेगा। ध्यान से दोस्तों,
मान लो ये एक बंदा खड़ा है और दूसरा बंदा यहाँ पर खड़ा है और मैं इनको कैप्चर कर रहा हूँ, तो मेरा कैमरा मान लो इसके राइट साइड है, तो ये बंदा उसके लेफ्ट साइड दिखेगा। लेकिन ये कैमरा अगर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया तो सामने वाले बंदे की प्लेसमेंट बदल जाएगी और ये विजुअली बहुत फंबल क्रिएट करता है। तो रूल ऑफ 180 है, ये आपको समझना होगा, थोड़ा सा टेक्निकल है बट इंटरेस्टिंग है। सरल भाषा में बताओ, मान लो कि आप एक बारात जा रही है, आपने वाइड एंगल शॉट बनाया है, बारात का एंट्री हो रहा है राइट साइड से, एग्जिट हो रहा है लेफ्ट साइड से, आपने कैप्चर कर दिया वाइड एंगल शॉट और आपने रोड क्रॉस करके उस साइड से कैप्चर करो तो उल्टा हो जाएगा। अब बारात राइट टू लेफ्ट जा रही है, मतलब बारात आ रही है या जा रही है समझ में नहीं आएगा, ब्राइड की एंट्री हो रही है, वो ब्राइड वापस जा रही है, समझ में नहीं आएगा। तो रूल ऑफ 180 आपको क्या बहुत ध्यान रखना चाहिए और खास करके प्री वेडिंग में कंटिन्यूटी में उसको मेंटेन करना होगा। फिर एक होता है शिफ्ट फोकस, मतलब कि ए टू बी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस को शिफ्ट करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को फोकस को शिफ्ट नहीं करते, मतलब कि जब कैप्चर करते हैं तो सीधा सीधा कैप्चर करते हैं। आप क्या करो, सब्जेक्ट ए टू बी में ज्यादा से ज्यादा फोकस शिफ्ट करो तो उसकी फील भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये भी एक जरूरी है। और यूज फॉरग्राउंड, जैसा मैंने अभी बताया कि आपके फ्रेम में जितना हो सकता है उतना ट्राई कीजिए कि फॉरग्राउंड का यूज हो। एक और, चलिए कौन से लेंसेज मैं यूज करूं वेडिंग के अंदर या प्री वेडिंग के अंदर। बहुत सारे लेंस पॉपुलर है और सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से लोग अपने अनुभव के आधार से बताते हैं। तो 4 लेंसेज आज वेडिंग इंडस्ट्री में खास करके भारत में बहुत पॉपुलर है। अप्रोक्सीमेटली 20 mm, 35 mm, उसके बाद 50 mm और 85 mm, ये 4-5 लेंसेज जो है बहुत पॉपुलर है। अब मैं दोस्तों को जो है बताना चाहता हूँ कि इनकी चारों की कैटेगरीज अलग अलग है, 5 कैटेगरीज आती है। एक होता है फिश आई लेंसेज, जो 8 mm से लेकर 12 या 14 mm तक के जो लेंसेज होते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट या जो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव दिखेगा, खींचा हुआ दिखेगा। फिश आई मतलब कि मछली की आंख की तरह वो जो लेंस होता है उसका डिजाइन होता है, बहुत ज्यादा वाइड एरिया कम स्पेस में वो कवर करता है, पर हाँ उसकी डिजाइन इसी तरह से हुई है। फिर आता है 12 mm से लेके 20 mm 24 mm तक, जिसको हम लोग वाइड एंगल लेंस में बोलते हैं। मैं ज्यादातर मुझे जो पसंदगी का अगर कोई लेंस पूछेगा तो मैं बोलता हूँ 16-20 या 16-35 या 16-24 का लेंस जो है वो काफी अच्छा है, जो क्रिएटिव शॉट्स कैप्चर करने के लिए मुझे काम में आता है। रेगुलर अगर मुझे कवरेज करना है, देखो दोस्तों दो चीजें इसमें, स्टैंडर्ड एक लेंस आपके पास होना चाहिए, जैसे 24-105 हो गया, 24-70 हो गया, या ऐसी कोई एक लेंस जो आपको रेगुलर वीडियो कैप्चर करने में हेल्प करेगा। तो एक ये लेंस हो गया जो जिसको सरल भाषा में ट्रेडिशनल वीडियोग्राफी बोलते हैं, उसमें ये लेंस बहुत पॉपुलर है। फिर एक होता है शॉर्ट टेलीफोटो, मतलब 85 mm लेंस हो गया, 90 mm हो गया, 105 हो गया या 135 mm हो गया, ब्लॉक लेंस भी हो गया, जूम लेंस भी ले सकते हो। ये होता है शॉर्ट टेलीफोटो, मतलब कि अगर आपको 5-6 फीट से 10 फीट 15 फीट के अंदर काम करना है तो ये लेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है टेलीफोटो 135 mm से 200 mm 250 mm तक के लेंसेज। उसके बाद आता है टेलीफोटो जिसको बोलते हैं 200 mm से 500 mm, जो ज्यादातर बर्ड या वाइल्ड लाइफ में यूजफुल होता है। अब इसमें प्राइम लेंसेज और ब्लॉक लेंसेज जिसको बोला जाता है, या फिर किट जो प्राइम लेंस या ब्लॉक लेंसेज बोला जाता है, 20 mm किस चीज के लिए बेस्ट है, तो शूट फॉर लोकेशन, ओवरऑल लोकेशन शूट करने के लिए, ब्राइडल एंट्री शूट करने के लिए, बारात शूट करने के लिए, प्री वेडिंग लोकेशन शूट करने के लिए, जहां पर भी कवरेज ऑफ एरिया ज्यादा कैप्चर करना है, या 16 mm 18 mm 20 mm के आसपास का लेंस आप यूज कर सकते हो। 16 mm से नीचे नहीं जाना, नहीं तो लेंस बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 35 mm। दोस्तों आपका 80% है जो फुटेज ज्यादातर जो सिनेमेटोग्राफर उस 35 mm पे, पर इतना जरूरत नहीं है आपको। अप्रोक्सीमेटली 40-50%, 45% जो रिचुअल्स होते हैं, जो विधि होती है, उसको अगर आप 35 mm में कैप्चर करोगे तो और भी अच्छा है। और 15-20% जो मैंने बताया वाइड एंगल लेंस में, और 15-20-25% जो है 85 mm में। 85 mm कहाँ पर काम में आएगा, तो पोर्ट्रेट कैप्चर करने के लिए, क्लोजअप शॉट्स के लिए, ऑर्नामेंट्स का डिटेलिंग कैप्चर करने के लिए, कपड़े का कैप्चर करने के लिए, एक्सप्रेशन कैप्चर करने के लिए, फैमिली के क्लोजअप शॉट्स के लिए। तो ये लेंस का यहाँ पर यूज होगा। तो तीनों लेंसेज का अलग 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 पर्पज है, हर चीज का इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं, उनको पता नहीं था कैप्चर क्या करना है। एक बंदा अगर मान लो रिचुअल्स कैप्चर कर रहा है, मान लो रिंग सेरेमनी का जो ओवरऑल माहौल है, 3-4 लोग 5 लोग फ्रेम में उसको कैप्चर कर रहा है, तो एक बंदा 85 mm से सिर्फ रिंग का क्लोजअप ले लेगा, या ब्राइड के एक्सप्रेशन ले लेगा, ग्रूम के एक्सप्रेशन ले लेगा, या फैमिली मेंबर के एक्सप्रेशन,
तो 2 कैमरा होगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, जिसके कारण आप बहुत अच्छे से डिटेल भी कैप्चर कर पाओगे और ओवरऑल वाइड एंगल जो एटमॉस्फेयर है उसको भी कैप्चर कर पाओगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि ये 3 लेंस तो आपको सिनेमैटिक के लिए चाहिए ही चाहिए। ब्लॉक लेंसेज से तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपके शार्पनेस में, डिटेल में, कलर्स में, हर जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कैमरे में प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग भी होता है, जिसको साइमल्टेनियसली आप जो है लो बीट रेट पे वो कैप्चर करता है और 2 ड्यूल कैप्चरिंग हो जाता है, जिसके कारण आपको ट्रांसफर करने में आसान हो जाती है। दोस्तों ये मेरा एकेडमी का जो है नाम है, शाही एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, और मेरी एकेडमी जो है वो अहमदाबाद पालड़ी एरिया में है। आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो और मेरी फोन नंबर जो है यहाँ पर दिए गए, अगर इसको किसी को कुछ इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। सर इसमें हम लोग अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन आंसर के लिए कोई भी किसी को भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद अगर किसी को कोई और रिक्वायरमेंट, कोई बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आया है किसी का, मुझे कमेंट बॉक्स में दिख रहा है, शार्प ऑडियो वायरलेस रिकॉर्ड के लिए कुछ टिप दीजिए फॉर इंटरव्यू रिकॉर्डिंग। ओके दोस्तों देखो 2-3 चीजें, जब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको हो सके तो एक चीज का आप ध्यान रखिए कि आपका जो माइक है ड्यूल माइक होना चाहिए, मतलब 2 माइक होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। होगा मम्मी और पापा दोनों का एक साथ शूट करना होगा, कैमरा एक है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट जो है बहुत शाई होते हैं, ओपनली बात नहीं करते। नंबर 1, तो आपको जब भी माइक का सिलेक्शन करो तो ऐसा करो कि जिसमें 2 माइक हो और एक रिसीवर हो, वायरलेस हो, जिसके कारण आपका काम आसान हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, जब आप उसको इनपुट लगाते हो, जब कैमरे के अंदर आप वो ऑडियो इनपुट करते हो, तो सबसे पहले क्या करना है, कैमरे के मेन्यू सेटिंग में जाके उसको पहले तो मैन्युअल कर देना है, मैन्युअल कंट्रोल पे ले लेना है ऑडियो इनपुट को। और उसका जब आप माइक से बात करते हो तो उसका जो ऑडियो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली, ज्यादातर लोग जो है 0 dB पे जाने देते हैं, 0 dB पे मत जाने दो, -6 dB तक ही रखो। उससे क्या होगा कि आपका आवाज जो है नॉइसी नहीं हो जाएगा, आवाज फटेगा नहीं और क्वालिटी ऑफ साउंड आपको मेंटेन होगा। तो जब भी किसी का भी इंटरव्यू शूट करते हो तो आपको ध्यान ही रखना है -6 dB तक ऑडियो रखिए मैक्सिमम। जब वो बात कर रहे हैं जैसे कि हेलो हेलो, तो जब लो हाई पावर आता है तो उस -6 dB तक जाना चाहिए, उससे ऊपर ना जाए, उसका ध्यान रखना। कुछ ब्रांड्स ऐसी है जिसके अंदर आप देख सकते हो तो बहुत अच्छे से आपको दिखाता है कि वो ग्रीन होता है, फिर हल्का सा येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड होता है। तो येलो तक ठीक है, उससे ज्यादा फिर ऑरेंज में नहीं जाने देना है। ये किसी भी ब्रांड के कैमरे पे आपको ध्यान देना है कि इस पे ये चीजें हो। अच्छा दूसरी एक चीज, जब माइक लगाते हो, मान लो जैसे ही आपने कोई भी एक्सटर्नल माइक लगाया और आप मेरा इंटरव्यू शूट कर रहे हो, अगर मैं एक भी वर्ड नहीं बोल रहा हूं तो आपका ऑडियो लेवल जो है वो 0 ही होना चाहिए, ध्यान से। दिस इज द इंडिकेशन कि आपका ऑडियो साउंड क्वालिटी अच्छा है। मान लो कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैंने माइक लगाया और अगर मुझे माइक जो लेवल है मेरे कैमरे के अंदर वो अगर लेवल दिखा रहा है, दैट मीन्स कि मेरे कैमरे के अंदर कोई ना कोई नॉइस कैप्चर हो रहा है, हीस कैप्चर हो रहा है, या ऑडियो का कोई लीकेज है। तो ये 3-4 चीजों को ध्यान रखिए। जैसे माइक इनपुट लगाते हो तो आपका लेवल बिल्कुल बंद होना चाहिए, जैसे इंटरव्यू जो दे रहा है वो अगर बोलता है तो ही लेवल अप होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, आपका काम आसान हो जाए। ब्रांड कोई भी हो कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आप अच्छी ब्रांड के माइक्स वगैरह लेते हो तो आपको लॉन्ग लाइफ तक देखना नहीं पड़ता है। मुझे अगर कोई पूछेगा तो मैं करीबन करीबन लास्ट 3-4 साल से 3-4 ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। बट मुझे सिनाइजर के माइक बहुत अच्छे लगे और एक मेरी पर्सनल जो गोडॉक्स के भी ब्रांड मुझे माइक बहुत अच्छे लगे। बीच में मेरफेक्ट के यूज किए थे, बट ऑफकोर्स ओवरऑल मुझे गोडॉक्स के बहुत अच्छे लगे। इसका मतलब ये नहीं कि रॉड के अच्छे नहीं है या और अच्छे नहीं है, बट हाँ मेरे पास 2-3 है, जैसे सिनाइजर है जो मुझे बहुत सबसे अच्छे मुझे सिनाइजर के लगते, और उसके बाद गोडॉक्स के माइक जो सिस्टम है बहुत अच्छी है। चलिए सर डायनेमिक रेंज के बारे में कुछ बताइए, एक क्वेश्चन है डायनेमिक रेंज के बारे में। देखो दोस्तों, जैसे मैंने एक बात कही, बीट रेट क्या करता है, कलर कैप्चर करता है कि कितने ज्यादा कलर्स वो कैप्चर कर पाएगा। तो ऐसे कैमरे की जो है डायनेमिक रेंज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 स्टॉप डायनेमिक रेंज, कई बोलते हैं 7 स्टॉप डायनेमिक रेंज, कभी कभी कुछ कैमरा ब्रांड बोलती है 10 से 15 स्टॉप्स डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज का मतलब होता है कि कैमरे का जो सेंसर है वो जब कैप्चरिंग करेगा तो कितना हाईलाइट, मतलब लाइट ज्यादा है से लेके कम तक, वो देखने की, उसको कैप्चर करने की जो क्षमता है कैमरे की, सेंसर की, उसे बोला जाता है डायनेमिक रेंज। और जिसके कारण बहुत बड़ा फायदा होता है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में, पोस्ट प्रोसेस में। जो जैसे अभी हम लोग ज्यादातर जो करीबन 2015 के बाद के जो कैमराज है उनमें तो अच्छी खासी डायनेमिक रेंज थी, लेकिन उससे पहले जो चैलेंज थी वो कुछ ऐसी थी कि पीछे अगर अगेंस्ट लाइट है या ओवर लाइट है तो समझ लो आपको फुटेज में बहुत दिक्कत आएगी, आपको फुटेज पसंद नहीं आएगा, फोटो या वीडियो कुछ भी।
एडिटिंग में भी वो रिकवर नहीं हो पाता था। लेकिन आजकल जो हमारे कैमराज है वो इतने अच्छे हो गए, जिसके कारण डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी होने के कारण क्या होता है, मैं सिंगल लाइट से भी अगर फोटोग्राफी करता हूँ, बहुत अच्छा लाइट, बहुत अच्छा शेडोज, तो वो दिखता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कैमरा कैप्चर अच्छे से कर रहा है, वो डायनेमिक रेंज को वो कैप्चर कर पा रहा है। नहीं तो पहले आपने भी देखा होगा बहुत सारे पेज पड़ जाते थे, सफेद सफेद धब्बे हो जाते थे, पहले के कंपेयर में बहुत कम हो गया है। रीजन कि हमारे जो सेंसर जो काफी अच्छी डायनेमिक रेंज कैप्चर कर पा रहे हैं। सरल भाषा में बहुत ज्यादा हाईलाइट से लेकर बहुत ज्यादा शेडो सबको अगर वो कैप्चर करके आपको प्रॉपर तरीके से दिखा पा रहा है, तो दैट्स ए गुड डायनेमिक रेंज। और तो इसमें टेक्निकली तो बहुत सारी चीजें, पर एक लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो। गिम्बल कौन सा अच्छा रहेगा? गिम्बल के मामले में बहुत सारे गिम्बल्स है, बट मुझे पर्सनली रॉनिन पसंद है। इसका मतलब ये नहीं दूसरी ब्रांड्स अच्छी नहीं है, बट पर्सनली मैं मोजा पहले यूज करता था, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद मोजा। पर मुझे कुछ फीचर जो है DJI में अच्छे लगे, तो मैं उसको भी यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही अच्छा है वो ही है, दोनों अच्छे हैं। अच्छा, दोनों के सर्विस सेंटर वगैरह भी है, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। गिम्बल सच बोलो तो बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, सिंपली आपको 4 5 7 बार जो है इसको अलग अलग लेंसेज को लेके बैलेंस करके शॉट्स को डिजाइन करना है, फिर वो आसान हो जाता है। पहले पहले मुश्किल लगता है, फिर बहुत आसान है, फिर वो खिलौना लगता है। जी सर। यस सर। यस सर। आई थिंक आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो सर। नहीं, एक्चुअली काफी हम दोबारा हम आपको लेके दोबारा आएंगे, आपको लेके आएंगे, ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ऑडियो है। डिस्टर्बेंस है। जी सर। यस यस। यस यस। व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करता व्यूवर्स को हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ अगर आपके कुछ कुछ अगर क्वेश्चन आपके रहे, क्वेश्चन रहे, एस्पेक्ट रेशो, फिल्म मेकिंग, रील्स, शॉर्ट्स, एस्पेक्ट रेशो, रील्स, शॉर्ट्स, चलिए कोई बात नहीं सर। जैसे आपको हम लोग और सेशन हो सकता है, फिर हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं कि मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं जिसमें प्री वेडिंग वेडिंग शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हो, और उसको हमने कैसे कैप्चर किया उसके बारे में एक आध शो हो सकता है। तो लेट्स सी, अगर आपके कस्टमर जो व्यूअर है उनकी क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। चलिए, क्या सर क्वेश्चन एक है? एवी क्वेश्चन आया। मोड में सिनेमेटोग्राफी शॉट निकाल सकते हैं, लाइट वेरिएशन होता है तब? देखो, एवी मोड मतलब कि आप कैमरा कैनन कैमरा यूजर हो, मतलब कि जिसको बोला जाता है एपर्चर वैल्यू। तो दोस्तों, फोटोग्राफी अच्छी बात है, वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते हो एवी मोड में। नहीं कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि कर ही नहीं सकते हो, पर ऐसा होता है कि जब एपर्चर वैल्यू मोड यूज करते हो, प्रोग्राम मोड यूज करते हो, शटर स्पीड प्रायोरिटी मोड यूज करते हो, तो कैमरा क्या करता है, आपने जो मीटर रीडिंग यूज किया है, मीटर रीडिंग आपके कैमरे में 4 5 है। एवेलेटिंग हो गया, स्पॉट मीटर रीडिंग हो गया, इंटर फ्रेम हो गया, मैट्रिक्स हो गया, मीटर। तो जो मीटर रीडिंग है वो जो रीडिंग देगा उस हिसाब से कैमरा आपका जो है शटर स्पीड को प्रायोरिटी मिलेगा। ध्यान से दोस्तों, अब जब आप सिनेमेटोग्राफी करते हो तो आपको एक बेसिक सा एक थंब रूल है, उसको फॉलो करना होता है। मतलब कि जितना आपका एफपीएस है उससे डबल आपका शटर स्पीड होना चाहिए, रूल नंबर 1। लेकिन अगर आप एवी पे काम कर रहे हो तो शटर स्पीड वो अपने आप ऑटोमेटिकली लेगा, तो वहां पर आपको चैलेंजेस आ जाएगी। अब चैलेंजेस में क्या आएगा, तो आपके एफपीएस और शटर स्पीड मैच नहीं होगा, तो कई बार आपका वीडियो जो है बहुत ज्यादा शेकी हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा हाथ जो है शेक हो रहा है, तो ड्यू टू मेरे जो लैपटॉप का जो कैमरे का जो शटर स्पीड है वो कंपेरेटिवली नॉर्मल से कम है। नॉर्मली दिखता नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको फास्ट मोशन करूंगा, देखो हाथ ब्लर हो गया, क्यों? क्योंकि शटर स्पीड इसका 25 होगा, जितना एफपीएस है उतना इसका शटर स्पीड है। बदल जाएगा। तो मीटर रीडिंग और एक्सपोजर मेंटेन करने के लिए आपको मैनुअल मोड इज फार बेटर इन सिनेमेटोग्राफी। फोटोग्राफी में आप कर सकते हो, फोटोग्राफी में अगर आप कैंडिड शूट करना चाहो तो आराम से एवी मोड पे कर सकते हो। बहुत जल्द करेंगे सर। विनोद विश्वपुटे जी बोल रहे हैं कि वीडियो प्ले कीजिए, तो वो अगेन पूरा 1 1.5 2 घंटे का सेशन है, और मैं अगर यहाँ पे प्ले कर दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग कहीं ना कहीं जो है वेडिंग फिल्म्स के ही गाने यूज करते हैं, तो मेरे साथ भी ये हो चुका है। तो मैंने इसलिए आज इसको थोड़ा सा थियरिकल रखा है, प्रैक्टिकल मतलब विजुअली बाद में रखेंगे। आज थोड़ा सा पीपीटी के ऊपर मैंने इसको जो है ट्राई किया, दोनों को डिफरेंट करने के लिए। यस। थैंक यू सर। और बहुत बहुत सारा इंफॉर्मेशन दीपक सर ने शेयर किया। एस्पेक्ट रेशो था, उसके बाद फिल्म मेकिंग फंडामेंट्स, कुछ पॉइंट्स हमने भी नोट किए हैं ताकि हम
भी कुछ चीजों को समझ सके। फिल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट दीपक सर ने बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको बताया कि कुछ फंडामेंटल्स है, वो फंडामेंटल्स का अगर आप ध्यान रखेंगे, आई थिंक 5 6 7 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, आइदर इट्स अ वेडिंग फिल्म और इट्स मतलब कल हमने जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की, बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात की, तो काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। रील्स के बारे में स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट रेशो है रील्स के लिए किस तरीके से रखना पड़ता है, और अगर आपने कोई डिफरेंट चीज के लिए आपने शूट किया है वो एस्पेक्ट रेशो से, उससे आपको रील में कन्वर्ट करना है, तो आपको किस तरीके से मूवमेंट या कुछ बेसिक सिस्टम चेंजेस सेटिंग्स में क्या चेंज करना है, तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की। और शूट कैसे करना चाहिए, जैसे एक छोटी छोटी चीजें थी उसमें कि एक तो लॉन्ग शॉट और एक शॉर्ट शॉट की जब अगर हम बात करें, तो अगर घर पे आते हैं तो अगर बॉम्बे में है तो बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया, ताकि उसको लगे कि ये घर आया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सभी को पता है, सब जगह दिखती है, बट आई थिंक हम वो मिस करते हैं। उसके बाद सिनेमाटोग्राफर के लिए एक बहुत अच्छा एडवाइस जो उन्होंने टिप्स दिया है कि कैमरा को हिलता रखना चाहिए, कीप द कैमरा मूविंग। अगर आप कैमरा को स्टिल रखोगे तो वो एक नॉर्मल वीडियो रहेगा। एंड अगेन लेंस, जो भी लेंसेज है 20 40 85 जो भी लेंसेज की कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी में कौन सा लेंस का यूज होना चाहिए, अगर वो कैटेगरी में वो लेंस अगर नहीं यूज होता तो क्या डिस्टॉर्शन हो सकते हैं या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे ऑडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ऑडियो इंटरव्यू में ऑडियो के बारे में अच्छे से समझाया। डायनामिक रेंज का एक बहुत अच्छा टॉपिक था जो सर ने कवर किया। एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये हम उसको ले सकते हैं, 8 बिट शूट करने के लिए अलग मॉनिटर लगाना पड़ता है क्या? सर आप हमारे सर साथ आप ऑनलाइन? हमारे साथ ऑनलाइन यस। यस बिट एट 8 बिट तो हो जाता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट कुछ मॉनिटर्स है जो मैं जो समझ रहा हूँ, जो क्वेश्चन है इनका जो मॉनिटर एडिटिंग के मामले में है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि कुछ ब्रांड्स है जो मॉनिटर्स बनाती है या बेचती है, वो पहले से ही कलर कैलिब्रेटेड होती है। मतलब हार्डवेयर कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर अलग होते हैं। अगर आपका कैमरा 8 बिट या 10 बिट या 12 बिट कैप्चर कर रहा है, लेकिन आपका मॉनिटर उसको नहीं दिखा पा रहा है, तो आप जो डिलीवर करना चाहते हो आपको समझ में नहीं आएगा होगा क्या। तो फंडामेंटली अगर आप बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर हो तो आपको कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर ही लेना चाहिए। बहुत सारी ब्रांड्स बनाती है, ईजू बनाती है, उसके बाद बैंक्यू बनाती है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। इवन दो आप जो है आप कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, कुछ हार्डवेयर भी आता है, जैसे डेटा कलर एक आता है, कलर स्पाइडर, जिसके माध्यम से आप अपने मॉनिटर को कलर कैलिब्रेटेड भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो है यूनिट्स भी मिलते हैं जिसके माध्यम से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। आई थिंक सर इसका आई थिंक सोल्यूशन सर मुझे इसका मिल गया सोल्यूशन होगा। मुझे मिल गया। हम इसको इसको वन एट अ टाइम अगर वन लेते एट अ हैं तो टाइम अगर लेते हैं तो उसका सोल्यूशन, अगर इस तरीके से हम करते हैं तो उसका सोल्यूशन मिला। बट एनीवेज दीपक सर, थैंक्स अ लॉट। इट वाज अ प्लेजर फॉर अस टू होस्ट यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हम बहुत जल्दी बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट भी हमको व्हाट्सएप पे भी हमारे ऑफिस पे आया है कि आप रील्स के ऊपर सर को प्लीज रिक्वेस्ट करिए। तो रील्स एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, और हमें भी नहीं पता था कि रील्स में जो बीट साउंड, उसका वीडियो, उसका एक कोलैबोरेशन, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। बट जब वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो आई थिंक उसको एक हम दीपक सर को 100% हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी उनको समय रहेगा हम उनको लेके आएंगे। तब तक थैंक्स अ लॉट, एंड वंस अगेन विल सी यू टुमारो। कल का भी एक सेशन बहुत डिफरेंट है। एक डिफरेंट इसके लिए है कि फोटोग्राफी में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए हमको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। मोटिवेशन सब कोई देता है, बट कल का एक थोड़ा डिफरेंट चैप्टर इसलिए होने वाला है कि एक सरल भाषा में एक एक मीडियम रेंज जो फोटोग्राफर है, जिसके जो घर से प्रॉब्लम में है या बाकी उसको हेल्थ इश्यूज है, तो ये काफी सारी चीजें हैं। तो उसको हम पूरा एक इसके लिए एक चैप्टर बनाया है मोटिवेशन का। तो कल हम दोबारा मिलेंगे, एंड तब तक हमारा ऑडियो भी इश्यू हम फिक्स करेंगे। एंड वंस अगेन दीपक सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हम उनको जल्द वापस लेके आएंगे।
And thanks a lot. Thanks a very lot. Thank you.